आज मैं आपको बता रहा हूं वह एक ऐसे शख्स ने मुझे बताई है जो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा है। देखो, आजकल के बच्चों में कुछ नया करने की चूल मची रहती है और कूल दिखना भी एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसे मैं सबसे बड़ी मूर्खता ही कहूंगा, क्योंकि कूल दिखाने के चक्कर में दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और खुद ही खुद का नुकसान करवाते जा रहे हैं। अभी देखो, 2025 खत्म होने वाली है और 2026 आने वाली है। तो यह स्टोरी पिछले साल की है, जब 2025 की शुरुआत हुई थी। तो ये घटना मुझे अविनाश ने शेयर की है, जो मुंबई का रहने वाला है। तो चलिए इस घटना को बारीकी से जानते हैं। सन 2024 का वो आखिरी महीना चल रहा था और उसी महीने का आखिरी दिन था। नया साल बस आने ही वाला था। इसी नए साल का जश्न मनाने के लिए 5 दोस्तों ने एक साथ मिलने का प्लान बनाया। शाम होते ही उन्होंने पार्टी में जाने का फैसला किया। उन 5 दोस्तों के नाम थे अंकुश, प्रवीण, ईशा, तान्या और अविनाश। ये सभी दोस्त नए साल के स्वागत के लिए पूरे जोश और उत्साह में तैयार थे। शाम होते ही 5 दोस्त पार्टी के लिए एक साथ गाड़ी में निकल पड़े। प्रवीण गाड़ी ड्राइव करता हुआ मुंबई के गलियारों से गुजर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर अविनाश बैठा था और पीछे बाकी 3 दोस्त साथ बैठे हुए थे। गाड़ी में तेज वॉल्यूम पर गाने चल रहे थे। शाम की पार्टी के लिए सभी तैयार और खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज 1 साल बाद 5 दोस्त दोबारा इकट्ठा होकर इस खास वक्त को सबसे यादगार बनाना चाह रहे थे। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि यह शाम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खौफनाक शाम होने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कुछ ही देर में वो लोग मुंबई के सबसे मशहूर क्लब में पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही 5 दोस्तों ने पार्टी के रंगीन और जोश से भरे माहौल को महसूस किया। अंदर हर तरफ जवान लोग हाथों में ड्रिंक लिए डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक की धुनों पर झूमते नजर आ रहे थे। सब लोग तेज आवाज में बज रहे गानों पर नशे में थिरक रहे थे और देखते ही देखते 5 दोस्त भी उसी रंगीन महफिल का हिस्सा बन गए। 5 दोस्त क्लब का पूरा मजा ले रहे थे। कुछ इसी तरह उन सबकी यह रंगीन शाम बीत रही थी। सब नशे में डूबे डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। न किसी बात का होश था, ना ही कोई सुध बुध, बस तेज संगीत पर थिरकना और हाथों में जाम पकड़े रखना, यही सबका हाल था। शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला और कुछ ही पलों में रात के 12 बज गए। नया साल शुरू हो गया। 12 बजते ही पार्टी का माहौल और भी ज्यादा जोश से भर गया। सब लोग फिर से ऊंचे गानों पर झूमने और थिरकने लगे। उन 5 दोस्तों का भी ये शोरगुल से भरी रात में पूरी तरह खो जाना स्वाभाविक था। वो जैसे इस पल में पूरी तरह डूब चुके थे। देखते ही देखते रात के 2:30 बज गए। 5 दोस्त अब भी नशे में झूम तो रहे थे, लेकिन अब सब इस रंगीन शाम से ऊबने लगे थे। तभी अविनाश के दिमाग में एक ख्याल आया। अविनाश ने प्रवीण से कहा, यार मजा नहीं आ रहा, चल कुछ अलग करते हैं। बाकी दोस्तों ने भी तुरंत हामी भर दी। हाँ अविनाश, अब हमें भी मजा नहीं आ रहा, कब तक यही नाच गाना चलता रहेगा? इस पर प्रवीण ने बोला, पर हमने तो तय किया था कि पूरी शाम और पूरी रात इसी क्लब में बिताएंगे, और अब तुम लोग कह रहे हो कि मजा नहीं आ रहा। अविनाश ने हंसते हुए कहा, मजा तो आ रहा है, पर कुछ नया करने का खुमार चढ़ा हुआ है। प्रवीण ने पूछा, आखिर कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता, दिमाग में क्या चल रहा है तेरे? अविनाश बोला, क्यों ना पुरानी यादें ताजा करें, एक बार फिर लंबी ड्राइव पर चलते हैं, वो भी तेज रफ्तार में, कितना मजा आएगा, चलना। अविनाश की बात सुनते ही बाकी दोस्त जोश में आ गए और बोले, हाँ प्रवीण, अविनाश ठीक कह रहा है, आज किसी नए अनजान रास्ते से तेज गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं, बड़ा मजा आएगा। प्रवीण थोड़ी देर सोचकर बोला, लेकिन इतनी रात को किस रास्ते पर जाएंगे, और मैं खुद पूरी तरह होश में नहीं हूं, अगर मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया तो? तान्या ने तुरंत कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी रात को सड़कें खाली रहती हैं, सच कहूं तो एक्सीडेंट का चांस ही नहीं है, यही तो सबसे अच्छा समय है। प्रवीण ने थोड़ी देर सोचा, फिर कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, तो चलो आज तेज रफ्तार में नए रास्तों से घूम कर आते हैं। ये सुनकर 5 दोस्तों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।
वो सब एक एक करके क्लब से बाहर निकले और कार में बैठ गए। सभी के अंदर कुछ नया करने का जज्बा साफ झलक रहा था, लेकिन उन लोगों को क्या खबर थी कि उनका यही जज्बा और यह जोश उन सभी को ले डूबेगा। आधी रात के समय सभी रास्ते और गलियारे सुनसान खाली दिखाई दे रहे थे। उन्हीं सुनसान गलियों से गुजरते हुए पांचों दोस्त लंबी ड्राइव का मजा ले रहे थे। गाड़ी में गाने पूरे जोर से बज रहे थे और माहौल पूरी तरह मस्ती से भर चुका था। इसी बीच अंकुश और ईशा बोले, चलो किसी हाईवे पर चलते हैं। प्रवीण ने तुरंत टोक दिया और कहा, पागल हो क्या तुम लोग, ये मुंबई है। हाईवे पर अभी भी कई गाड़ियां चल रही होंगी और मेरी हालत देखी है, मैं संभल कर भी गाड़ी नहीं चला पा रहा। अच्छा होगा आप सब अपने अपने घर चले तो 3 बज गए हैं, मैं भी थक गया हूँ। अविनाश ने हंसते हुए कहा, यार तू कितना बोरिंग है, ऐसा कर मेरी जगह बैठ, मैं चला लेता हूँ गाड़ी, अभी तो असली मस्ती शुरू हुई है। प्रवीण ने झिड़कते हुए कहा, पागल मत बन, तू भी ठीक से होश में नहीं है। इस हालत में कोई हाईवे पर नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो। अविनाश ने कहा, अरे पागल, अपने जैसा समझा है क्या, इतनी भी नहीं छड़ी है मुझे जितनी तुझे छड़ी है। इस पर तान्या तुरंत बोल उठी, प्रवीण तू तो बड़ा डरपोक निकला। प्रवीण गुस्से में बोला, हाँ हूं डरपोक, और कुछ बोलना है। उसके इस जवाब से सब चुप हो गए और कुछ पल के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। प्रवीण ने गाड़ी एक साइड में रोक दी। उसने झुंझलाकर पूछ, अब क्यों चुप हो गए सब? अविनाश बोला, रहने दे, सीधा घर ले चल। प्रवीण ने चिढ़कर कहा, तो अब इस हालत में मैं तुम सबको घर तक छोड़ूं? तभी मैं बोल रहा था कि क्लब में ही रुक जाते, वहां सब ठीक चल रहा था। बाकी दोस्तों ने एक साथ प्रवीण पर भड़कते हुए कहा, तू इतना चिढ़ कर क्यों जवाब दे रहा है? हम तो बस हाईवे पर जाने की बात कर रहे थे, पर तूने तो पूरा मूड खराब कर दिया। सोचा था आज की रात यादगार रहेगी, पर तू तो कुछ भी नहीं करने दे रहा। अब घर छोड़ने में भी आफत आ रही है तुझे? इतना पिया ही क्यों था जब ली नहीं जा रही? प्रवीण ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं था मूड खराब करने का, बस मेरी हालत खराब है, होश में नहीं हूं। मुझे क्या पता था कि यह लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन जाएगा, इसीलिए मैंने पार्टी में पी ली। अब बताओ ऐसे में हाईवे पर कैसे चलाऊं? तभी अविनाश को एक आइडिया आया। वो बोला, एक काम करते हैं, मैं एक ऐसा हाईवे जानता हूं जो रात के समय लगभग खाली रहता है, क्यों ना वहां चले? प्रवीण ने पूछा, ऐसा कौन सा हाईवे, और तुझे कैसे पता उस हाईवे के बारे में? अविनाश बोला, 1 महीने पहले मैं दिन में वहां से गुजर रहा था, बाद में किसी से पता चला कि रात में वो हाईवे पूरी तरह सुनसान हो जाता है, तो क्यों ना वहीं चले, ना ट्रैफिक ना कोई खतरा। प्रवीण ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, पर गाड़ी तू चलाएगा, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ है वो। अविनाश मुस्कुराया, चिंता मत कर, वो हाईवे शहर से थोड़ा दूर है, एक औद्योगिक एरिया के पास। रात में वहां ट्रैफिक लगभग बंद हो जाता है। तभी ईशा ने मजाक करते हुए कहा, अविनाश कहीं तू हमें किसी भूतिया हाईवे पर तो नहीं ले जा रहा? बस ये सुनते ही सब हंस पड़े। अविनाश ने भी हंसते हुए कहा, कौन जाने, पर इसी बहाने भूतों से दोस्ती ही कर लेंगे। ये सुनकर पांचों दोस्तों की हंसी गाड़ी में गूंजने लगी। अविनाश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उसी हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा था। गाड़ी में बैठकर सब दोस्त आपस में हंसी मजाक करते जा रहे थे। अविनाश गाड़ी चला रहा था और उसके बिल्कुल पास फ्रंट सीट पर प्रवीण आंखें बंद किए बैठा था, क्योंकि पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे उसी हाईवे की ओर बढ़ने लगी। रात के गहरे अंधेरे में वो रास्ता दूर तक पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा था। अविनाश ने पीछे बैठे दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, लो आ गया वही वाला हाईवे। सबके चेहरे अचानक खिड़कियों की तरफ मुड़ गए। सभी शीशे के बाहर झांककर उस हाईवे को देखने लगे। उसी वक्त प्रवीण की भी अचानक नींद खुल गई और उसका नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा। गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही थी, एक लंबी सुनसान सड़क जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दोनों ओर सूखे बेजान पेड़ हवा में हल्के हल्के झूलते दिखाई दे रहे थे। हाईवे पर सारी स्ट्रीट लाइट बंद पर डली थी।
न किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान दिख रहा था। हल्का सा कोहरा भी पसरा हुआ था। उस स्याह अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट ही आगे की सड़क को थोड़ा बहुत रोशन कर पा रही थी और उसी रोशनी के सहारे अविनाश रास्ता देख रहा था। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भी एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रवीण को बेचैनी महसूस होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो हाईवे बिल्कुल भी सामान्य हाईवे जैसा नहीं लग रहा था। तभी प्रवीण ने घबराए हुए स्वर में कहा, अविनाश, तू हमें कहां ले आया है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाकी 3 दोस्तों ने भी तुरंत उसका साथ दिया। हाँ अविनाश, प्रवीण सही कह रहा है, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बहुत अंधेरा है यहाँ। एक काम कर, गाड़ी वापस मोड़ ले। लेकिन अविनाश के मन में कुछ और ही चल रहा था। भ्रमित होते हुए उसने कहा, लेकिन मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। दिन में ये हाईवे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसे अभी दिख रहा है। प्रवीण ने कहा, कहीं तू हमें गलत जगह तो नहीं ले आया? ये वही हाईवे है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? अविनाश ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ यही है। जैसे ही अचानक आगे दूर एक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी टिमटिमाते हुए जली, उसके नीचे अचानक एक अनजान लड़की खड़ी दिखाई दी। गाड़ी में बैठे सभी दोस्त हैरानी से दूर खड़ी उस लड़की को घूरने लगे। उसे देखकर अंकुश बोला, ये लड़की इतनी रात में अकेली इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है? प्रवीण ने कहा, हमें क्या लेना? अविनाश, गाड़ी घुमा और वापस चलते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उधर स्ट्रीट लाइट की रोशनी एकदम से तेजी से फ्लिकर होने लगी और पूरा माहौल और भी डरावना बन गया। सबके दिल डर और बेचैनी से तेजी से धड़कने लगे थे। अविनाश जैसे ही गाड़ी पीछे मुड़ने लगा, उसी पल गाड़ी एक जोर के झटके के साथ अपने आप रुक गई। गाड़ी रुकते ही प्रवीण चौंक कर बोला, अविनाश, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? अविनाश ने हैरान होते हुए कहा, मैंने नहीं रोकी, ये खुद ब खुद बंद हो गई। यह कहकर अविनाश ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे जिद करके चालू होने से इनकार कर रही थी। पीछे बैठे बाकी दोस्तों ने घबरा कर कहा, यहीं रुकना था इस कबाड़ को। अविनाश, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अविनाश बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्रवीण ने देखा, वही लड़की उनकी तरफ चलकर आ रही थी। वो धीमी लेकिन अजीब तरह की चाल में उनकी तरफ बढ़ रही थी। प्रवीण ने धीरे से अविनाश के कान में कहा, वो लड़की हमारी तरफ आ रही है। पीछे बैठी ईशा बोली, शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगा। तान्या ने भी कहा, हाँ हो सकता है। तभी वो लड़की उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास आकर खामोश खड़ी हो गई। अंधेरा इतना था कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई सी दिख रही थी। अचानक उसे बिल्कुल पास देखकर अविनाश थोड़ा चौंक उठा। फिर डरते डरते उसने शीशा नीचे किया और पूछा, कुछ कहना है? लड़की ने बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई आवाज में कहा, क्या आप लोग मुझे घर तक छोड़ देंगे? प्रवीण ने तुरंत मना करते हुए कहा, माफ करना, अंदर पहले से ही जगह नहीं है। लड़की ने विनती करते हुए कहा, कृपया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात है, मैं अकेले कैसे जाऊं? अविनाश ने शक करते हुए पूछा, तो फिर यहां इस वक्त आई ही क्यों? लड़की ने कहा, मैं एक दोस्त की पार्टी में गई थी, सोचा था उसके घर रुक जाऊंगी, पर तभी घर से फोन आया। मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, कहा कि तुरंत घर आओ। प्रवीण को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने पूछा, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता था और इस सुनसान हाईवे से ही क्यों जाना था? लड़की ने जवाब में कहा, मेरे दोस्त ने बहुत पी रखी थी, वो बाइक चलाने की हालत में नहीं था और ये रास्ता मेरे घर का शॉर्टकट है। मैं पहले भी कई बार यहाँ से गई हूँ, बस रात में पहली बार आई हूँ। प्लीज आप लोग मुझे घर तक छोड़ दीजिए। प्रवीण को उसकी कोई बातें हजम नहीं हो रही थी। प्रवीण को उसकी बातें झूठी लग रही थी। उसने आंखों से अविनाश को इशारा किया और अविनाश ने वो इशारा तुरंत समझ लिया। अविनाश ने कहा, देखिए, पहले तो गाड़ी में जगह नहीं है, ऊपर से ये बंद भी हो गई है। अब आप ही बताइए, हम आपको कैसे घर तक छोड़ सकते हैं? लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी।
बार बार विनती करती रही, जिससे सब उस लड़की से परेशान हो गए। तभी अविनाश ने आखिरी बार कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब ने चैन की सांस ली। लड़की ने तुरंत कहा, गाड़ी चल गई, अब तो ले चलिए ना। लेकिन अविनाश ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लड़की रोते हुए गाड़ी के पीछे भागने लगी। पीछे बैठे दोस्त हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, पागल है ये, खुद ही इतनी रात में निकली और अब पीछे पड़ गई। प्रवीण ने बोला, ऐसी लड़कियों के पास अक्ल होती ही नहीं। सोच रही थी हम इसकी बातों में आ जाएंगे, बेवकूफ समझ रखा है क्या। इतना कहकर प्रवीण ने साइड मिरर में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अविनाश ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या देखा तूने? प्रवीण की आवाज कांप रही थी। कांपती हुई आवाज में प्रवीण बोला, वो लड़की तेज भागती हुई फिर से हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आ रही है। किसी इंसान का इतना तेज भागना मुमकिन नहीं हो सकता। यह सुनकर अविनाश ने डर से तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। वाकई वही लड़की भागती हुई उन सब की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसके तेज कदम अविनाश के होश उड़ा रहे थे, क्योंकि उस लड़की की चाल नॉर्मल नहीं थी। वो अजीब अस्वाभाविक तरीके से दौड़ती हुई गाड़ी के बेहद करीब आ रही थी। यह देखकर अविनाश दहशत में आ गया और घबराकर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही अविनाश ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, वैसे ही उस लड़की ने भी अचानक अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही पलों में वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह दौड़ती हुई तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। यह नजारा देखते ही पांचों दोस्तों की हालत डर से खराब हो चुकी थी। सबकी कांपती हुई आवाजें गूंजने लगी। ये लड़की है या कोई और ही चीज? अविनाश ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए घबराई आवाज में कहा, ये किसी भी हालत में आम लड़की नहीं हो सकती। जो भी है, इससे बचकर निकलना ही पड़ेगा। वो गाड़ी रोकने या पीछे मोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अजीब सी लड़की पागलों की तरह दौड़ती हुई अब बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। डर के मारे सब चिल्लाने लगे। प्रवीण चीख पड़ा, अविनाश, और तेज चला, वो बिल्कुल पीछे है। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे। फिर भी वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे धकेलता जा रहा था, लेकिन वो लड़की भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसी गति से पीछे दौड़ती जा रही थी, जैसे इंसान नहीं, कोई अज्ञात साया हो। ये देखकर सबके पसीने छूट गए। डर के मारे बस एक ही बात उन सबके मुंह से निकल रही थी, हे भगवान, हम यहाँ आए ही क्यों? ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब अविनाश के सारे होशो हवास उड़ चुके थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि किसी भी तरह उस लड़की से छुटकारा पाना है। गाड़ी किस दिशा में जा रही थी, ये किसी को ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था। डर ऐसा हावी था कि पार्टी का सारा नशा एक ही झटके में उतर चुका था। तभी प्रवीण की नजर एक बार फिर लगता है। वो लड़की पीछे छूट गई, पर वो तो अभी कुछ पल पहले हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास थी। यह सुनकर बाकी सब ने भी तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वाकई पीछे सड़क पर अब कोई नहीं था। सब ने राहत की सांस ही ली थी कि तभी अविनाश की नजर सामने पड़ी और उसकी सांस अटक गई। वही लड़की सड़क के काफी आगे ठीक गाड़ी के सामने खड़ी थी। सब एक साथ चिल्ला उठे, अविनाश, गाड़ी मोड़ पीछे की ओर, जल्दी। लेकिन तेज रफ्तार और डर की वजह से अविनाश न गाड़ी मोड़ पा रहा था, न ही गाड़ी रोक पा रहा था। अचानक अगले ही पल दूर खड़ी वही लड़की जोर से दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ी और एक ही छलांग में गाड़ी के ऊपर जा गिरी। गाड़ी की छत पर उसके गिरते ही धड़ाम की भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई वजनदार चीज ऊपर आ गिरी हो। अंदर बैठे सभी लोग दहशत में चीखने लगे। गाड़ी के ऊपर बैठी वो लड़की कभी शीशे पर तो कभी छत पर जोर जोर से अपने हाथ पटक रही थी। डर के मारे अविनाश का नियंत्रण पूरी तरह टूट चुका था। देखते ही देखते घबराहट में अविनाश ने स्टीयरिंग गलत दिशा में मोड़ दिया और कार जोरदार आवाज के साथ एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्रवीण आगे की तरफ उछलकर विंडशील्ड से टकराया और बाहर जा गिरा। उसी पल उसने अपनी जान गंवा दी। स्टीयरिंग से सिर टकराने के बाद अविनाश भी वहीं बेहोश हो गया। पीछे की सीट पर बैठे बाकी दोस्त भी बुरी तरह जख्मी होकर बेसुध पड़े थे। एकदम से चारों तरफ खामोशी छा गई। धीरे धीरे अविनाश की आंखें खुलने लगीं। उसका पूरा माथा खून से लथपथ हो चुका था।
वो अधमरी हालत में पड़ा था। तभी उसे कहीं पास से किसी की तेज गुर्राहट सुनाई देने लगी। हिम्मत जुटाकर जैसे ही उसने जरा सा सिर उठाकर बाहर झांका, वो नजारा देखकर उसका दिल दहशत से कांप उठा। वही लड़की जो कुछ देर पहले उनकी कार के सामने आई थी, फिर उसी तरह झटके से कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी दो चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें अंदर पड़े सभी लोगों को टकटकी लगाकर घूर रही थी। बाकी सब दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश पड़े थे, लेकिन अविनाश अब होश में आ चुका था। पर वो उस लड़की से बचने के लिए बेहोशी का नाटक कर रहा था। मगर अगले ही पल जो हुआ उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक वो लड़की एक ही झटके में कार का पिछला दरवाजा उखाड़कर फेंक देती है। फिर वो धीरे धीरे अंदर घुसती है और पीछे पड़े किसी घायल को उठाने लगती है। वो किसी खूंखार जानवर की तरह कार में रेंगकर भीतर घुसी और ईशा को बालों से पकड़कर बाहर घसीट लाई। ईशा को खींचते हुए वही लड़की कार की डिक्की की तरफ ले गई। ये सब अविनाश साफ साफ देख पा रहा था, पर वो जरा सा भी हिलना नहीं चाहता था ताकि वो लड़की उसकी तरफ ध्यान न दे। फिर उस लड़की ने कार की डिक्की खोली, ईशा का सिर उसके बीच में रखा और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से डिक्की का ढक्कन नीचे दे मारा। ढक्कन इतनी जोर से लगा कि ईशा का सिर उसके बीच में ही पिस गया और वहीं उसकी जान चली गई। ये सब देखकर अविनाश का शरीर भीतर तक कांप उठा। बिना किसी रहम के वो लड़की एक एक कर बाकी सबको मौत के घाट उतार रही थी। अविनाश घायल था, भाग भी नहीं सकता था और हिलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। ईशा, तानिया और अंकुश को मार डालने के बाद अब वो लड़की धीरे धीरे रेंगते हुए अविनाश की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा बंद था, शीशे भी पूरी तरह ऊपर थे, पर डर से अविनाश का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे पता था अगला नंबर उसका ही है। वो लड़की दरवाजे के पास आकर जोर जोर से सांसें भरते हुए बाहर से अविनाश को घूरने लगी। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा और वो हल्का सा हिल गया। उसी पल वो लड़की भयानक दहाड़ मारते हुए अपना सिर कार की खिड़की पर पटकने लगी। अविनाश चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, क्या चाहती हो तुम? मेरे दोस्तों को मार चुकी हो, क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन वो लड़की पागलों की तरह बार बार अपना सिर शीशे पर पटकती रही। झटके इतने तेज थे कि शीशे में गहरी दरारें पड़ने लगी। हैरानी की बात यह थी, इतना जोर से सिर पटकने के बाद भी उसके माथे पर जरा सा भी खून नहीं निकल रहा था। कुछ ही देर में दरार भरे शीशे अब टूटने ही वाले थे। अचानक एक तेज धमाके के साथ खिड़की का शीशा चकनाचूर होकर बिखर गया। कांच के टुकड़े अविनाश के ऊपर गिर पड़े। अब वो लड़की गुस्से से तमतमाई आंखों से उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई भूखा दरिंदा अपने शिकार को देखता है। फिर उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अविनाश को पकड़ लिया और जोर लगाकर बाहर खींचने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो अविनाश को कार से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। इससे उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। अविनाश मन ही मन भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो लड़की उस पर झपटना चाहती थी, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो, वो उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। तभी उसने अविनाश का गला पकड़ लिया। अविनाश को उसके हाथ से बर्फ जैसी ठंडक अपने गले पर महसूस हुई। लेकिन अगले ही पल उस लड़की का हाथ जल उठा और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अविनाश समझ ही नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उस लड़की की नजर उसके गले में पड़े काले धागे पर पड़ी। देखते ही वो समझ गई कि वो उसे चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रही। अविनाश भी अब समझ गया, वही धागा उसका रक्षक कवच था। फिर भी डर उतना ही था, क्योंकि उसके सामने कोई आम लड़की नहीं, उसकी मौत खड़ी थी। लड़की ने भारी आवाज में गुर्राते हुए कहा, उतार इस काले धागे को, वरना ऐसी मौत दूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। अविनाश ने कांपते हुए भी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। तू मेरे दोस्तों को मुझसे छीन चुकी है, अब जो करना है कर ले। अगर हिम्मत है तो खुद उतार ले ये काला धागा। उसका यह जवाब सुनकर लड़की का क्रोध और भी भड़क उठा। वो जोर से दहाड़ी और एक ही इशारे में कार को हवा की तरह उल्टा पलट दिया। कार उलटते ही अविनाश को गहरी चोट लगी और वो अंदर उल्टा फंस गया, जहां से अब उसका निकल पाना नामुमकिन था। लड़की ने भारी आवाज में कहा,
मुझे चुनौती दी थी ना, अब सड़ यहाँ पूरी रात। ये कहकर वो लड़की एक पल में उसकी नजर से ओझल हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। अविनाश दर्द से कराहता हुआ कार के अंदर फंसा रह गया, पूरी तरह टूट चुका था और अपनी किस्मत पर रो रहा था। किसी तरह वो खौफनाक और दर्दनाक रात बीत गई। अगली सुबह जब अविनाश की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा पाया। उसके सामने कुछ नर्सें, उसके माता पिता और साथ ही पुलिस के 2 अधिकारी खड़े थे जो पूछताछ के लिए आए थे। सभी को सामने देखकर अविनाश को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके भीतर की दहशत अब भी बनी हुई थी। पुलिस ने सवाल शुरू करते हुए पूछा, कल रात आप अपने दोस्तों के साथ आखिर जा कहां रहे थे? इस सवाल ने अविनाश के मन में पिछली रात का सारा भयावह मंजर फिर से जगा दिया। उसने सहमे हुए, टूटे हुए स्वर में कहा, नए साल का जश्न मनाने के लिए मैं सबको एक सुनसान हाईवे की तरफ ले गया था और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उसी लड़की ने मेरी आंखों के सामने मेरे सारे दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अविनाश की बात सुनकर पुलिस वाले कुछ क्षणों के लिए चुप रह गए। फिर एक अधिकारी ने संदेह भरे लहजे में पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? जरा साफ साफ बताइए। पर अविनाश अपने दोस्तों को खोने के दुख में लगातार रोए जा रहा था और खुद को ही दोष दे रहा था। पुलिस ने फिर सख्ती से पूछा, रोना बंद करो और पहले ये बताओ, नशे की हालत में तुम हाईवे पर गाड़ी क्यों चला रहे थे? तुम्हें पता है शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। फिर तुमने ऐसा जोखिम क्यों लिया और अपने दोस्तों की जान क्यों खतरे में डाली? इस पर अविनाश ने पूरी रात का किस्सा धीरे धीरे बताना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता भी घबरा गए और सन्न रह गए। काफी देर तक सोचने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें उस हाईवे पर रात में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है रात के समय वहां जाना सख्त मना है, फिर भी तुम सब नशे की हालत में वहां पहुंच गए। तुम नौजवानों को यह सब मजाक या खेल लगता है और बाद में किसी अनजान लड़की की कहानियां बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हो। फिर इंस्पेक्टर आगे बोला, उस इलाके में कुछ खतरनाक लोग रहते हैं जो चोरी डकैती करते हैं और कभी कभी राहगीरों को मार भी देते हैं। शायद तुम लोग उन्हीं के शिकार बने हो। इस पर अविनाश ने यकीन के साथ कहा, नहीं सर, बात वैसी नहीं है जैसी आप कह रहे हैं। उस हाईवे पर कोई इंसान नहीं रहता। वो हाईवे रात के समय में अंधेरे में पूरी तरह डूब जाता है और उसी अंधेरे से निकल एक लड़की सामने नजर आती है जो अंधेरे और धुंधली रोशनी के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कुछ और थी, बड़ी भयानक और खतरनाक थी। मेरा यकीन करिए उसी ने मेरे दोस्तों को मार डाला है। इंस्पेक्टर ने नजरें मोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, जब नशा ज्यादा चढ़ जाता है तो अक्सर ऐसी ही चीजें दिखाई देती हैं। तुम अकेले नहीं हो, और भी कई लोगों ने उस लड़की को देखने का दावा किया है। इसी वजह से वहां रात में लोगों का हाईवे पर जाना बंद करवा दिया गया है। लेकिन हमारा मानना है कि ये सब बस एक कहानी है खुद को बचाने की। फिर उसने फाइल बंद की और बोला, खैर, अगली बार नशे में गाड़ी चलाई तो सीधे चालान कटेगा। अभी के लिए हम चलते हैं। लेकिन अविनाश अब भी खुद को कोसते हुए अपने दोस्तों की याद में रो रहा था। बाकी दोस्तों के परिवार वाले अविनाश की इस लापरवाही से बेहद नाराज और गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना। अविनाश की एक गलती ने उसके सभी दोस्तों की जान ले ली थी। अविनाश कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सर पर सफेद पट्टी बंधी थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब अविनाश को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो घर लौट आया। डॉक्टर ने उसे 2 से 3 महीने का सख्त बिस्तर पर आराम करने और अच्छा पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी थी। अविनाश के पिता नौकरी पर जाते थे और उसकी मां अकेले उसे संभाल नहीं सकती थी, इसलिए अविनाश के लिए एक केयर टेकर रखा गया जिसका नाम था मोहन। लगभग 20 साल का लड़का मोहन पिछले 1 महीनों से अविनाश की पूरी देखभाल कर रहा था। दिन गुजरते गए पर अविनाश अब भी गहरे सदमे में था। हर रात उसे वही सुनसान हाईवे और वो रहस्यमयी लड़की सपनों में दिखाई देती थी। उसके सपनों में उसके मरे हुए दोस्त भी डरावने चेहरों के साथ नजर आते थे और कहते थे, तेरी वजह से हम सब मारे गए।
अब तेरी बारी है। ये सुनकर अविनाश रात के बीचों बीच दहशत में आंखें खोल देता और घबराहट में हाँफने लगता। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी आगे भी अविनाश को कई और भयावह घटनाओं का सामना करना था। कई रातें इसी तरह आतंक और बेचैनी में बीतने लगी। धीरे धीरे अविनाश को रात में सोने से भी डर लगने लगा था। नींद आते ही इतने डरावने सपने आते थे कि वो हाँफता हुआ उठ बैठता था। दोस्तों को खोने का दुख और उस रात की भयावह घटना उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक रात अविनाश ने तय किया कि वो बिल्कुल नहीं सोएगा। मोहन ने पूछा, क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही? अविनाश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, जब थक जाऊंगा तो खुद ही सो जाऊंगा। मोहन भी सोने चला गया और जाते जाते बोला, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। अब कमरे में अकेला अविनाश पूरी रात जागता रहा। उसे डर था कि आंख लगते ही फिर वही डरावने सपने उसे निगल लेंगे। इसलिए उसने कानों में हेडफोन लगा लिए और गाने सुनने लगा। देखते देखते रात के 2 बज गए। नींद अब उसकी आंखों पर भारी होने लगी थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और लेटते ही आंखें बंद करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या आज रात मैं यहीं तुम्हारे पास रुक जाऊं? यह वही लड़की की आवाज थी, वही जिसने उस रात उससे लिफ्ट मांगी थी। आवाज पहचानते ही अविनाश ने घबरा कर आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। पर इधर उधर देखने पर अविनाश को अपने अलावा कमरे में और कोई मौजूद नजर नहीं आया। यह देखकर अविनाश को थोड़ी राहत मिली और वो फिर से आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर ऊपर दीवार पर पड़ी। वहीं एक लड़की तेजी से दीवार पर रेंगती हुई दिखाई दी। यह देखते ही अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा ऊपर देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि उसने वास्तव में कुछ देखा था या फिर यह नींद जागने के बीच का भ्रम था। फिर भी हिम्मत करके वो दोबारा लेट गया और आंखें बंद की। तभी अलमारी के अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। अविनाश बुरी तरह डर गया। अब कमरे में अकेले रहना उसके बस की बात नहीं थी। वो घबरा कर मोहन को पुकारने लगा, लेकिन मोहन को आवाज देने के तुरंत बाद ही अविनाश ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप उठी। अंधेरे में बल्ब की धीमी पीली रोशनी के बीच उसने देखा, अलमारी के ऊपर वही लड़की चौकड़ी मारकर बैठी हुई थी और अपनी सफेद बेजान आंखों से बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अविनाश के मुंह से चीख निकल गई। अगले ही पल वो लड़की अलमारी से कूदकर सीधे उस पर आ गिरी और उसके गले को दोनों हाथों से जकड़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ अविनाश के गले के काले धागे को छूते, उसके हाथ जलने लगे और वो पीछे हट गई। वो गुस्से से तमतमाई नजरों से अविनाश को घूरते हुए बोली, अपने गले से ये काला धागा उतारता है कि नहीं? अविनाश ने डर के मारे फिर से मोहन को आवाज दी। लड़की ने झल्लाते हुए कहा, ठीक है, मत उतार इसे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, मेरा साया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे डरा डरा कर पागल कर दूंगी। उसी समय मोहन कमरे में आ पहुंचा और लाइट जला दी। रोशनी होते ही वो लड़की क्षण भर में गायब हो गई। अविनाश घबरा कर बोला, किसी भी हाल में लाइट मत बंद करना और मुझे अकेला मत छोड़ना। मोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से अविनाश सामान्य हुआ और जैसे तैसे वो रात भी कट ही गई। अगली सुबह अविनाश ने अपने माता पिता को पिछली रात की सारी घटना बताई, कैसे वो लड़की उसके कमरे में आ गई थी, अलमारी के ऊपर बैठकर अपनी डरावनी आंखों से उसे घूर रही थी, फिर अचानक छलांग लगाकर नीचे गिरी और उस पर हमला करने की कोशिश की। सब कुछ सुनकर अविनाश के माता पिता हैरान रह गए। उसके पिता ने कहा, लेकिन बेटा, हम तो रात को घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोते हैं। अगर कोई अंदर आने की कोशिश भी करता तो हमें उसकी आहट साफ सुनाई दे जाती। तभी अविनाश की मां ने मोहन की ओर देखते हुए पूछा, मोहन, क्या सच में कोई लड़की इसके कमरे में आई थी? क्या तुमने किसी को देखा? मोहन ने सहमते हुए जवाब दिया, नहीं मैडम जी, मैंने किसी लड़की को कमरे में आते जाते नहीं देखा। बस इतना देखा कि साहब बहुत घबराए हुए थे और बार बार लाइट बंद करने से मना कर रहे थे। साथ ही किसी लड़की का लगातार जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया
कि वो किस लड़की की बात कर रहे थे। मोहन की बात सुनकर अविनाश के पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, अविनाश, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? इस पर अविनाश कांपती आवाज में बोला, वही लड़की, वही जो उस सुनसान हाईवे पर मिली थी, जिसने मेरे सारे दोस्तों को बेरहमी से मार डाला और अब मेरी जान के पीछे पड़ी है। जब भी मैं सोता हूं तो सपनों में आकर डराती है और जब जागता हूं तो असलियत में मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो कोई शैतानी साया है। प्लीज आप लोग मुझे उससे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। यह कहते कहते अविनाश फूट फूट कर रो पड़ा। उसे इस हालत में देखकर सबका दिल पसीज गया। अविनाश की मां ने अपने पति से कहा, हमें अपने बेटे के लिए कुछ करना ही होगा, वरना वो लड़की उसे हमसे छीन लेगी। अविनाश के पिता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, घबराओ मत, हमें इस समय हिम्मत से काम लेना होगा। आज ही किसी अच्छे पंडित या बाबा का पता करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। उधर मोहन भी यह सब देखकर बेहद घबराया हुआ था। उसे पूरी बात जितनी अजीब लग रही थी, उतनी ही डरावनी भी। अविनाश की मां ने पूरे दिन उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। कभी वो खुद उसके पास बैठ जाती तो कभी मोहन को उसके पास बैठा देती। शाम ढलने लगी थी। अविनाश की मां रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी और मोहन चुपचाप अविनाश के पास आकर बैठ गया। शाम गहराती जा रही थी और उसी के साथ अविनाश के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। उसके चेहरे की घबराहट देखकर मोहन ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? किस बात का डर सता रहा है आपको? अविनाश ने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा जाएगा, मुझे फिर से वही लड़की दिखाई देगी, वही भयानक साया। अब उसमें सामना करने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। मोहन ने हैरानी से पूछा, आखिर है कौन वो लड़की? और अगर वो उस सुनसान हाईवे पर भटकती है तो अब आपके पीछे क्यों पड़ी है? अविनाश ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है। मोहन ने फिर पूछा, क्या आपने उसका चेहरा देखा है? अविनाश ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, अंधेरे में मुझे बस उसकी काली सी आकृति दिखाई देती है। उस आकृति में भी सिर्फ उसकी दो चमकती हुई सफेद आंखें नजर आती हैं। मोहन गहरी सोच में पड़ गया। आखिर वो है कौन? उत्सुकता उसके मन में जागने लगी थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर उस हाईवे के बारे में खोज शुरू कर दी। काफी देर खोजबीन करने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से एक पुरानी वेबसाइट मिली जिसमें उस हाईवे से जुड़े एक हादसे की जानकारी थी। मोहन ने स्क्रीन अविनाश के सामने करते हुए पूछा, क्या यही वो हाईवे है जहां आप उस रात अपने दोस्तों के साथ गए थे? अविनाश ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। वहां हाईवे की एक पुरानी तस्वीर और उसके नीचे एक पुराना आर्टिकल दिखाई दे रहा था। तस्वीर देखते ही अविनाश ने कहा, हाँ, यही वो हाईवे है। उसने तुरंत फोन मोहन के हाथ से लेते हुए कहा, जरा फोन दो, मुझे यह पुराना आर्टिकल पढ़ना है। अविनाश ध्यान से उस आर्टिकल को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आज से ठीक 12 साल पहले रात के समय एक कार इस हाईवे से गुजर रही थी। कार में 2 लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था विजय रॉय, जो कार चला रहा था। उसके साथ बैठी लड़की का नाम था अनामिका, जो विजय की प्रेमिका थी। रास्ते में किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर विजय ने चलती कार से अनामिका को धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया। उसी पल सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनामिका को बेरहमी से कुचल दिया। अनामिका जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ी तड़पती रही। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक रोका और लड़की की मदद के लिए भागा, लेकिन तभी विजय भी कार से उतरा और इधर उधर देखकर ड्राइवर से बोला, इसे यहीं मरने दो, वरना हम दोनों फंसेंगे। ड्राइवर ने इनकार करते हुए अनामिका को अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन विजय ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, पहले ही यह बुरी तरह घायल है, अस्पताल ले गए तो भी शायद ना बचे, उल्टा इल्जाम तुम्हीं पर आएगा। समझदारी इसी में है कि पैसे लो और चुपचाप निकल जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ड्राइवर डर गया और इस मुसीबत में पड़ने से साफ कतराते हुए विजय की बात मानकर वहां से ट्रक लेकर चला गया। दोनों उसे वहीं छोड़कर चले गए।
कुछ देर तक अनामिका तड़पती रही और आखिरकार उसी सड़क पर उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पूरी सच्चाई सामने आ गई। तब से इस हाईवे पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं और हादसे होने लगे। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद रात में इस रास्ते को लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया। आर्टिकल पढ़कर अविनाश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह अनामिका वही लड़की तो नहीं जो मेरे पीछे पड़ी है? यह सोचकर भी अविनाश का दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद अविनाश के पिता घर लौट आए। घर में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, आज मुझे एक बाबा के बारे में पता चला है। कल शाम वो हमारे घर आएंगे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी है। वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो, बस आज की रात किसी तरह निकाल लो। अविनाश ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की। रात का खाना खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे। मोहन उसी के कमरे में नीचे जमीन पर सो रहा था, लेकिन अविनाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भीतर ही भीतर एक अनजाना डर उसे लगातार कचोट रहा था और आज की यह रात भी अविनाश के लिए पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। अचानक उसे लगा कि उसके मरे हुए दोस्त उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद, सूने और डरावने हो चुके थे। ये दृश्य देखकर अविनाश का खून सूख गया। उसी समय वो चारों दोस्त भारी गूंजती हुई आवाज में बोले, अब तेरी बारी है अविनाश, तू ही हमें वहां लेकर गया था ना, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। यह कहकर वो चारों एक साथ अविनाश के हाथ पैर पकड़कर उसे खींचने लगे। अविनाश घबराकर जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन जैसे उसकी आवाज मोहन के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो चारों उसे बेदर्दी से घसीट रहे थे कि तभी उसके सामने वही रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोली, देख लिया मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ये कहकर वो लड़की धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास चली आई। उसके हाथ पैर अब भी उसके दोस्त बुरी तरह जकड़े हुए थे और अगले ही पल उस लड़की ने अपना पूरा हाथ अविनाश के मुंह के अंदर घुसा दिया। ये दृश्य किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। अविनाश की आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं। तभी मोहन ने उसे झकझोरते हुए उठाया और घबराकर बोला, अविनाश साहब उठिए, आपको क्या हो गया है? अविनाश हांफते हुए नींद से जागा और कांपती आवाज में बोला, वो मुझे मार डालेगी, कोई मुझे बचाओ उससे। मोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है साहब, घबराइए मत। मोहन ने अविनाश को शांत करते हुए कहा, देखिए, इसी काले धागे की वजह से आप अब तक सुरक्षित हैं। जब तक यह धागा आपके गले में है वो आपको मार नहीं सकेगी। इसी कारण वो आपको डराकर कमजोर करना चाहती है। आप डरना बंद कीजिए, वरना उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और फिर यह काला धागा भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अविनाश मोहन की बात ध्यान से सुन रहा था। वो उसे हिम्मत और धीरज रखने की सलाह दे रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के चेहरे याद करते ही अविनाश फिर रोने लगा। किसी तरह डर के साए में उसकी यह रात भी कट गई। दिन ढलकर शाम हो गई और कुछ ही देर बाद वो बाबा उनके घर पहुंचे। सबने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और माता पिता ने अपने बेटे की जान बचाने की विनती की। अविनाश की मां ने भावुक होकर कहा, बाबा कृपया जल्दी कुछ कीजिए, मेरा बेटा डर के कारण पागल हो चुका है। उसका खाना पीना, सोना सब कुछ मुश्किल हो गया है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर वो अविनाश से मिलने उसके कमरे में गए और कुछ देर उसके पास बैठकर उसकी स्थिति परखने लगे। अविनाश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शरीर लगातार कमजोर पड़ रहा था और कई दिनों से ठीक से नींद न आने के कारण आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। तभी बाबा ने मोहन की बात दोहराते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तुमने यह काला धागा पहन रखा है, वरना वो लड़की उसी रात तुम्हें खत्म कर देती। अविनाश की मां ने कहा, कई साल पहले मैंने इसके लिए खास सुरक्षा कवच बनवाया था। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी बड़ी मुसीबत में काम आएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस पर बाबा बोले, लेकिन वो लड़की डर का रूप लेकर अविनाश पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि यह काला धागा भी अब ज्यादा देर तक उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा और अब तो उसकी शक्ति भी काफी बढ़ चुकी होगी।
यह सुनकर अविनाश के माता पिता घबरा गए। अविनाश के पिता बोले, ऐसा मत कहिए बाबा, हमारा एक ही बेटा है, हम उसे खोना नहीं चाहते। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आपका बेटा फिलहाल अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। मैं केवल कोशिश कर सकता हूं, लेकिन पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं उसे उस लड़की से बचा पाऊंगा या नहीं। कुछ ही देर में बाबा ने अपनी क्रिया आरंभ कर दी। अग्नि चक्र के सामने बैठकर वो मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कुछ समय तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर अचानक घर की सारी बत्तियां तेजी से झिलमिलाईं और एक एक करके अपने आप ही बुझ गईं। यह देखकर सभी लोग भय से सहम उठे। बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, डरो मत, जितना डरोगे वो उतना ही तुम सब पर हावी होगी। तुम्हारा डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हिम्मत बनाए रखो। यह कहते हुए बाबा ने मंत्रोच्चार जारी रखा। चारों ओर घोर अंधेरा छा चुका था। अचानक खिड़कियों के पर्दे बिना हवा के ही तेजी से लहराने लगे। घर के अंदर डर का माहौल और गहरा गया। कमरे का सामान अपने आप उछल उछल कर इधर उधर गिरने लगा। तभी बाबा गरज कर बोले, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। इतना कहते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसी झोंके के साथ वो लड़की काली आकृति में बाबा के सामने प्रकट हो गई। सभी लोग उसे भयभीनी नजरों से देख पा रहे थे। बाबा ने कठोर स्वर में पूछा, कौन है तू और इस लड़के को क्यों सता रही है? लड़की ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मैं अनामिका हूं। 12 साल पहले मेरी मौत एक सुनसान हाईवे पर हुई थी। जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे गाड़ी से धक्का दिया और मैं सड़क पर जा गिरी। उसी पल एक ट्रक वाले ने मुझे कुचल दिया। किसी को मुझ पर रहम नहीं आया और मुझे मरने के लिए बीच सड़क पर छोड़ दिया। तब से मुझे इंसानों से घृणा है। जो भी रात के समय उस हाईवे से गुजरता है, मैं उसकी बेरहमी से जान ले लेती हूँ। इस पर बाबा बोले, मासूम लोगों की जान लेकर तुझे क्या मिलेगा? तेरी जिंदगी तो तुझे वापस नहीं मिल जाएगी, इसलिए रहम कर इस अविनाश को छोड़ दे। लड़की फिर गरज कर भारी आवाज में बोली, रहम? किस रहम की बात कर रहे हो? जब मैं 12 साल पहले सड़क पर तड़प रही थी, तब किसी ने मुझ पर रहम किया। किसी ने मुझे अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी ली। जब इंसानों ने मुझ पर रहम नहीं किया, तो मैं उन पर क्यों रहम करूं? बाबा ने समझाते हुए कहा, तू बदले की आग में जल रही है, पर जिसने तेरे साथ यह सब किया था, वो जेल से रिहा होकर अब भी आजाद घूम रहा है और तू अपना गुस्सा उन निर्दोष लोगों पर उतार रही है जिनका तेरी मौत से कोई संबंध भी नहीं था। तूने व्यर्थ ही बहुत सी जानें ले ली, पर अब यह सब यहीं रोकना होगा। अविनाश की जान बख्शनी ही होगी। लड़की दहाड़ते हुए बोली, नहीं बख्शूंगी। आज तक कोई नहीं बचा मुझसे, तो अविनाश का भी बच पाना नामुमकिन है। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। यह कहते ही पूरे घर में उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। यह दृश्य देखकर अविनाश की मां रो पड़ी, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी थी। वो लगातार अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास करते रहे। उधर अनामिका भी अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो भी पूरी ताकत से बाबा की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही थी। घर में दहशत का माहौल छाया हुआ था। अविनाश के माता पिता मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अनामिका को सामने देखकर अविनाश की हालत और भी खराब हो चुकी थी। कई घंटों तक यही संघर्ष चलता रहा। आखिरकार बाबा को आभास हो गया कि वो अनामिका की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन वो अविनाश की जान भी जोखिम में भी नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वो अब पीछे नहीं हट सकते थे। तभी बाबा के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने अनामिका के साथ एक समझौता करने का विचार किया। गंभीर स्वर में बाबा ने अनामिका से पूछा, क्या तू नहीं चाहती है कि जिसने तुझे चलती गाड़ी, अगर हम उस व्यक्ति को तुम्हारे पास ले आए, तो क्या बदले में तुम अविनाश की जान छोड़ दोगी? अनामिका बोली, हाँ, मैं अविनाश को छोड़ दूंगी। बाबा ने फिर कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अनामिका ने कहा, वादा करती हूं, अगर मुझे विजय जिंदा मिल गया तो मैं बदले में अविनाश को छोड़ दूंगी। लेकिन उसने आगे कहा, मगर बिना देर किए उसे मेरे पास लाना होगा। क्या यह कर पाओगे? बाबा ने उत्तर दिया, इसकी चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द विजय रॉय का पता लगा लेंगे।
अनामिका बोली, मैं इतना समय नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 1 हफ्ता देती हूँ। अगर 1 हफ्ते के भीतर विजय नहीं मिला तो अविनाश को कोई नहीं बचा पाएगा। बाबा ने शर्त मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते तक तुम अविनाश को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। अनामिका ने हामी भरी और धुएं की तरह सबकी नजरों से ओझल हो गई। देखते ही देखते वातावरण शांत हो गया। बाबा ने अविनाश के माता पिता से कहा, मैं जितना कर सकता था कर चुका हूं, अब बाकी सब आपको करना होगा। 1 हफ्ते के भीतर विजय रॉय को ढूंढकर इस हाईवे तक लाना होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अविनाश के पिता पूरे मन से विजय राय को खोजने में लग गए और इतनी खोज और कोशिशों के बाद विजय का पता मिल गया। फिर अविनाश के पिता ने एक गहरी चाल चली। आखिरकार वो एक बहाने और कामकाज के सिलसिले से उससे मिलने की गुजारिश की और रात में उसी हाईवे पर उनसे मिलने को कहा। उनकी यह चाल कामयाब रही। ठीक 5वें दिन उसी रात विजय अविनाश के पिता से मिलने के लिए उसी हाईवे से गुजर रहा था और उसके बाद से विजय का नाम और निशान तक नहीं मिला। अविनाश के माता पिता अपने बेटे की जान बचाने में सफल हो गए। उसके बाद अविनाश को अनामिका कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। तो कुछ इस प्रकार से अविनाश ने अपनी जान बचाई उस लड़की से, वरना अविनाश की जान जानी तय थी। और अक्सर हाईवे पर न जाने क्या क्या एंटिटी घूमती रहती है। कौन सा कच्चा कलवा, कौन सा छलावा वहां पर भटक रहा हो, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। तभी मैं कहता हूं ना कि आजकल कूल दिखने के चक्कर में लोग अपना नुकसान करवाते जा रहे हैं और इन चीजों को तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास बोलते हैं। अरे मैं कहता हूं, जिस दिन उनके साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब उनको पता लगेगा कि असली रियलिटी क्या है। अच्छा, मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर घटनाएं न जाने कहां से इकट्ठी करके लेकर आता रहता हूं और बहुत सारी स्टोरी अब हमारे पास पहुंचने भी लगी है। लेकिन उनमें भी हमें बहुत ही छांटना पड़ता है कि कौन सी स्टोरी को हम सुनाएं और किसी को ना सुनाएं, क्योंकि कुछ स्टोरी झूठी भी हो सकती है। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको रियल घटनाएं ही सुनाएं। अच्छा, तो जो भी साथी अब तक हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर इस फैमिली को और बड़ी करने का प्रयास कीजिए। अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं